हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है बुक पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट पे। इस वीडियो में हम यूनिट 2 इक्वालिटी का लेसन 3 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी सेमेस्टर के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स भी हैं और एज वेल एज मैं फाइल्स में PDF जिसकी वीडियोस बनाती हूँ, सभी बुक्स जो हैं आपको मिल जाएंगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना। स्टार्ट करते हैं। हमारे यूनिट 2 का नाम है इक्वालिटी और इस वीडियो में हम इसका लेसन 3 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इन सोशल कॉन्टेक्स्ट इक्वालिटी मीन्स द स्टेटस ऑफ ए सोसाइटी इन विच ऑल द पीपल ऑफ दैट सोसाइटी हैव इक्वल राइट्स और स्टेटस। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब होता है कि एक सोसाइटी में जितने भी पर्सन्स रहते हैं उनको इक्वल राइट्स मिले और एक उनका इक्वल स्टेटस हो। फॉर सोशल इक्वालिटी राइट्स बिफोर द लॉ। इसका मतलब क्या होता है? इक्वालिटी को अगर हम सोशल कंटेक्स्ट में देखें तो इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वालिटी राइट्स बिफोर द लॉ। मतलब कि जो भी एक सोसाइटी में मिनिमम रिक्वायरमेंट एक पर्सन को चाहिए होती है वो सबके लिए क्या हो? इक्वल हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि इक्वालिटी से रिलेटेड वोटिंग राइट्स हैं, इस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ गैदर है, प्रॉपर्टी है, राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ये सब क्या है? इक्वालिटी से रिलेट करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज़ रूटेड इन द कोर ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का वो एक क्या है? कोर टॉपिक है हमारी किसका? नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का। दिस इज एन आइडिया बेस्ड ऑन विच को करोड्स ऑफ पीपल हैव बीन रूल और फॉर सेंचुरीज। मतलब कि जो ये टॉपिक है इक्वालिटी, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही सेंचुरीज से चलता आ रहा है, जिसके पीछे हमारे जो रूलर्स थे और जो वहाँ पे रूलिंग कंट्रीज़ थी उनके बीच में बहुत सी क्या हुई है? कन्फ्लिक्ट हुई है, फाइट्स हुई हैं। किसको लेके? जो अनजस्ट सोशल सिस्टम था हमारी कंट्री में, और इक्वालिटी को क्या करने के लिए? अडॉप्ट करने के लिए हमारे देश में बहुत सी फाइट्स हुई हैं। In the sense, equality is placed in a category of permanent और universal concept। इस सेंस से हम क्या कह सकते हैं? जो इक्वालिटी टॉपिक है वो एक परमानेंट और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। आपको समझ आया? स्टार्ट आगे हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी। मतलब कि एक इसका मेजर अजम्पशन होता है क्या? सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी। इक्वालिटी डज नॉट इंटेल कंप्लीट इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि क्या हो? पूरी ही इक्वालिटी हमारे देश में मिल रही हो। ये कहते हैं कि इक्वालिटी जो ये वर्ड है ये कहाँ से बना है? ये डिस्कस करते हैं। इक्वालिटी का वर्ड फ्रेंच और लैटिन वर्ड्स को मिलाकर बना है, जैसे कि एक्वस एंड इक्वालिटस, जिसका मतलब होता है क्या? इवन, लेवल और इक्वल। इक्वालिटी इन 3 वर्ड से मिलके बना है, जो फ्रेंच और लैटिन के वर्ड्स है जिनका मतलब होता है इवन, लेवल एंड इक्वल। इन जनरल टर्म्स इक्वालिटी मीन्स फुल इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड रिवॉर्ड फॉर ऑल। अगर हम जनरली देखें तो इक्वालिटी का मतलब होता है कि जो भी हमारी सोसाइटी में पीपल हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले और जो भी वो काम करते हैं उनके लिए इक्वल रिवॉर्ड्स मिले उनके। It is needed as natural equality. It is thought all men are born natural and free। अगर हम देखें तो जो नेचुरल इक्वालिटी के कंटेक्स्ट में देखें तो जो भी पर्सन एक सोसाइटी में बोर्न होता है तो वो नेचुरली बोर्न होता है, और एक नेचुरली बोर्न होता है तो उसकी जो फिज़िकल फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कि कुछ पीपल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ क्या है वीक होते हैं, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। ये बोल रहा है कि इस पर इक्वालिटी क्या है? इसमें इक्वालिटी देना ये इम्पॉसिबल है। ये नेचुरली एक पर्सन क्या है? इस ऐसे बोर्न होता है।
फिर आगे क्या बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल पीपल इन सोसाइटी शुड हैव इक्वल स्टेटस एंड एवरीवन शुड गेट इक्वल प्रिविलेजेस। अगर हम अदर्स वे में इक्वालिटी का मतलब समझे तो क्या होता है कि एक पर्सन को क्या इक्वल स्टेटस देना, एवरीवन शुड इक्वल प्रिविलेजेस, जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे हैं या जो भी उन्हें ट्रीटमेंट मिल रहा है वो क्या मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए। द रियल मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इज़ दैट ऑल पीपल शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। और रियल मीनिंग में अगर इक्वालिटी का मतलब देखें तो क्या होता है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। कोई भी मैन, विमेन, कास्ट, बर्थ, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, क्लास, प्रॉपर्टी, रेस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सभी क्या है, इक्वल है, सभी धर्म के लोग इक्वल है, सभी रिलीजन के लोग इक्वल हैं, क्या है, इसीलिए उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यही एक बेसिक मीनिंग होता है किसका, इक्वालिटी का। अगर इक्वालिटी को देखें तो ये 3 बेसिस एलिमेंट हैं क्या, इक्वालिटी के। क्या फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस इन सोसाइटी, जो भी एक पर्सन को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं वो ना मिले तो क्या है, वहाँ पे इक्वालिटी है। द प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल, सभी पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपनी डेवलपमेंट के लिए। और थर्ड है इक्वल सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ ऑल, जो भी बेसिक नीड्स होती है एक पर्सन के लिए वो इक्वली सभी को मिले। क्या मतलब, ये 3 स्पेशल एलिमेंट है जो बताते हैं कि एक सोसाइटी में क्या है, इक्वालिटी है। सो अब देखते हैं लास्की इक्वालिटी के बारे में क्या बोलते हैं। लास्की जी जो हैं वो पॉजिटिव लिबरल थिंकर हैं, मतलब कि वो लिबर्टी को क्या है, पॉजिटिव वे में लेते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी को फॉलो करते हैं। ये मैंने आपको अपने पहली वाली वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये बोलते हैं कि इक्वालिटी का मतलब होता है एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस इन सोसाइटी, मतलब कि जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रही है हमारी सोसाइटी में पर्सन्स को वो ना मिले, उन्हें ख़त्म कर दो। एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल, मतलब कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे कि एक पर्सन अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, उस हिसाब से सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। फिर बोलते हैं लास्की जी, फिर बोलते हैं एक्सेस टू सोशल बेनिफिट्स फॉर ऑल, जो भी सोशल बेनिफिट्स मिल रहे हैं पर्सन्स को वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, रेस्ट्रिक्शंस कैसे, जैसे कि फैमिली के बेस पे, उनकी फैमिली की वेल्थ के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये क्या है, इक्वालिटी है। एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन, जो भी इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन होता है वो ना हो, तब क्या है, एक देश में इक्वालिटी है। अकॉर्डिंग टू डी रफेल, अब हमने देखा लास्की ने क्या कहा, अब हम डी रफेल के बारे में पढ़ेंगे। द राइट टू इक्वालिटी, मतलब कि ये क्या बोलते हैं, राइट टू इक्वालिटी में इज़ द प्रॉपर राइट ऑफ इक्वल सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, मतलब कि डी रफेल बोलते हैं कि इक्वालिटी तभी होगी जब एक सोसाइटी के लोगों में क्या हो, उनकी बेसिक नीड्स को लेके इक्वल सेटिस्फैक्शन हो। बेसिक नीड्स जैसे क्लोथ, शेल्टर, फूड, वाटर, ये क्या है, एक पर्सन की बेसिक नीड है। तो इन्हीं के मामले में सभी को इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो इनके रिसोर्सेज का, तब क्या है, एक सोसाइटी में क्या होगी, इक्वालिटी होगी। सो ये कौन कहते हैं, डी रफेल कहते हैं। अब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वालिटी। एक सोसाइटी में अगर इक्वालिटी है तो वो हमें पता कैसे चलेगा, तो इसके बारे में देखते हैं। इक्वालिटी डज़ नॉट स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट इक्वालिटी, इसमें बोलते हैं इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी हो। कुछ जैसे मैंने बताया कि नेचुरल इक्वालिटी में अगर हम नेचुरली देखें कि एक पर्सन बोर्न होता है वो नेचुरली बोर्न होता है, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कैपेबिलिटी किसी में ज़्यादा होती है, किसी में नहीं होती है। तो इसी में ये बोल रहा है कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी होनी चाहिए। क्या है, जैसे कि अननेचुरल मैनमेड चीज़ जो होती हैं, या एब्सोल्यूट इक्वालिटी ना हो, जो भी अननेचुरल मैनमेड इनइक्वालिटीज़ हैं वो ना हो, जैसे कि एक किसी पर्सन्स को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं सोसाइटी में, वो ना हो, एक क्या है, तभी उस सोसाइटी में इक्वालिटी है। इक्वालिटी अज्यूम्स द ग्रांट और गारंटी ऑफ इक्वल राइट्स,
इक्वालिटी क्या कहती हैं कि सभी पीपल को क्या मिले, फ्रीडम मिले उनके राइट्स को इंजॉय करने में, इक्वली राइट्स को वो इंजॉय कर पाएँ, उतनी इतनी फ्रीडम उनके पास हो, तभी क्या है इक्वालिटी होगी। इक्वालिटी इन्फर्स द सिस्टम ऑफ इक्वल एंड एडिकेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द पीपल इन सोसाइटी। मतलब कि सभी पीपल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले उनको पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। फिर नेक्स्ट है जो स्पेशल नीड्स होती हैं वो ना हो एक पर्सन में, तो क्या है वहाँ पे इक्वालिटी होगी, और जो बेसिक नीड्स होती हैं वो एक पर्सन को मिले तो क्या है वहाँ पे इक्वालिटी होगी। फिर नेक्स्ट है इक्वालिटी सपोर्ट्स एंड इक्विटेबल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वालिटी क्या बोलती है कि जो भी पर्सन्स है उनको रिसोर्सेज का क्या मिले, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिले, तभी क्या है इक्वालिटी होगी, वहाँ पे कोई भी रिच और पुअर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सो आपको समझ आ गए होंगे आई होप कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई दूंगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं ग्रीक फिलोसफर। ये जो है इक्वालिटी को दो टाइप्स में बताते हैं। पहले जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल ने अब इक्वालिटी को बताया, फिर जो स्कॉपलिस्ट थे इन सब ने क्या है इक्वालिटी को बताया। सो एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे। एरिस्टोटल बोलते हैं कि जो इक्वल हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए और जो अनइक्वल हैं उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाए। ये कौन बोलते हैं, एरिस्टोटल बोलते हैं। फिर प्लेटो ने एक मैन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, कैसे, गोल्ड में, सिल्वर में और आयरन में। इन्होंने अपनी थ्योरी में इन एक मैन को 3 टाइप्स में क्या है डिवाइड किया और इक्वालिटी का मतलब समझाया। फिर स्टोक्स आए, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला इक्वालिटी क्या है, एक आइडिया है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, सिटीजनशिप का, जो बेस्ड होती है नेचुरल लॉज पे एंड रीजन्स पे। फिर आता है मिडीवियल पीरियड। अब हमने देखा ग्रीक फिलोसफर क्या मानते थे, फिर आया ग्रीक मेडिवियल पीरियड। मेडिवियल पीरियड में क्रिश्चियनिटीज़ ने आवाज़ उठाई इक्वालिटी को लेके। उन्होंने बोला कि जो इक्वालिटी है वो इक्वालिटी बिफोर द गॉड है, और इन्होंने बहुत सी फ़ाइट करी जो भी अनइक्वल रूल हो रहे थे इनकी सोसाइटी में, जो भी अनइक्वल रूल्स हो रहे थे, जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने बहुत सी फ़ाइट करी और उनके अगेंस्ट गए। जैसे कि यूरोप में जो भी अनइक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा था वो उसके अगेंस्ट गए थे। सो ये मिडीवियल पीरियड में इक्वालिटी को लेकर इन्होंने बहुत सी क्या करी थी, फाइट्स करी थी। फिर आते हैं द रिफॉर्मेटिव्स। अब ये रिफॉर्मेटिव्स जो थे इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है रोल प्ले किया था हमारी वीक और शेकिंग सोसाइटी में। इन्होंने जैसे कि यूरोपियन जो हिस्ट्री में अगर देखें तो जो मिडिल क्लास थी उन्होंने बहुत सी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो किए थे हमारी सोसाइटी को चेंज करने में। सो वही हम इसमें पढ़ेंगे। सो इन्होंने जैसे कि फेडरल सिस्टम को भी लाए थे ये हमारे देश में। मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने बहुत सी क्या है रिबेलियन मतलब कि लड़ाई भी की थी, बहुत से डिस्क्रिमिनेशंस को अगेंस्ट भी गए थे, जिसकी वजह से वो इक्वालिटी को अपने देश में ला पाए थे। फिर आता है 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी में इक्वालिटी का क्या हुआ। 19th और 20th सेंचुरी में डिमांड उठी थी किसकी, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी की, कि एक ये न्यू वर्किंग क्लास जो थी उन्होंने ये डिमांड उठाई थी कि हमारे देश में सोशियो और इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए। मतलब कि सोशली कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कास्ट रेस क्लास को लेके, और इकोनॉमिक मतलब कि विमेन एंड मैन दोनों को क्या हो, इक्वल राइट्स हो किसी भी जॉब को करने में, और जो भी इकोनॉमिक रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती थी वो इक्वली मिले। फिर जो यूटोपियन थे उन्होंने सोशलिज्म को फॉलो किया था, और जो मार्क्स थे वो डिमांड करते थे इकोनॉमिक इक्वालिटी की। मार्क्स जो थे कैपिटलिस्ट सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो बोलते थे कि अगर कैपिटलिस्ट सिस्टम है सो ये हमारी सोसाइटी को डिवाइड करता है रिच और पुअर में, और पुअर लोगों को सप्रेस करता है। ये इस मार्क्स की थ्योरी भी हम लास्ट टॉपिक है हमारा ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो तो अभी यही डेवलपमेंट हुआ, ऐसे ऐसे इक्वालिटी का डेवलपमेंट हुआ। हमने देखा इक्वालिटी होती क्या है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, पर इक्वालिटी कितने टाइप्स की होती हैं। सो अब इसमें हम ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्वालिटी।
नेचुरल इक्वालिटी होती है। नेचुरल इक्वालिटी में जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक मैन है वो क्या है, नेचुरली बोर्न होता है, जो उनके फिज़िकल फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि किसी की मेंटल एबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई कम होता है, कोई ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो कोई कम स्ट्रांग होता है। सो वही बोल रहे हैं नेचुरल इक्वालिटी में अगर देखा जाए तो ह्यूमंस को इक्वल ट्रीट करना यही आता है कि एक ह्यूमंस को इक्वल फ्रीडम हो और इक्वल राइट्स हो। तो ये क्या है, नेचुरल इक्वालिटी। फिर आता है सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी में आता है कि किसी भी पर्सन्स को उनके सिविल राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रॉपर्टी राइट्स, इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए उनकी गुड्स एंड सर्विसेज का। सो क्या है, ये सोशल राइट है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, रेस को लेके, उनकी क्लास को लेके, कोई भी क्या है डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होना चाहिए। इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, तो क्या होगी, सोशल इक्वालिटी होगी। फिर आती है पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये कुछ पॉइंट्स हैं सोशल इक्वालिटी के जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये वही हैं, ये आप पढ़ लेना। फिर आती है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी में जो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट होते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको इलेक्ट करने में, इलेक्शन करने में या पार्टिसिपेट करने में। जैसे कि हमारे देश में सभी को क्या है, इक्वल राइट है वोट करने का, यूनिवर्सल एडेंट सफ्रेज के द्वारा। सो ऐसे ही ये क्या है, हमारे देश में पॉलिटिकल इक्वालिटी है और पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए कि कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, सभी को वोट देने के अधिकार हैं। इनको क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी। फिर आता है इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी जैसे कि सभी पर्सन को फेयर एंड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिले काम करने की, अर्निंग करने की और उनको अपनी लाइवलीहुड जीने की। सभी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मैन को लेके, विमेन को लेके, उनके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके जो वेजेस होते हैं उनको लेके, तो वो क्या है, इकोनॉमिक इक्वालिटी है। सभी पर्सन को उनके काम के हिसाब से इक्वल ट्रीटमेंट और रिवॉर्ड मिले। इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी। फिर आता है लीगल इक्वालिटी। लीगल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, लीगल इक्वालिटी लॉ से रिलेट करता है और बोलता है कि इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, मतलब कि इक्वालिटी लॉ से पहले है। ये बोलता है कि इक्वालिटी का मतलब होता है कि लीगल प्रोटेक्शन मिले उनको, राइट्स को और उनकी फ्रीडम को। जो भी हमारे देश में राइट्स है, फ्रीडम है, वो एक लीगली प्रोटेक्शन मिले उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, किसके लिए, पीपल्स के लिए। ये बोलते हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब कि लॉ जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो उनको इक्वली पीपल्स के बीच में क्या है, अपॉर्चुनिटी है, वो अपनी लाइफ को इक्वल और सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन के हिसाब से जी सकते हैं। तो ये क्या है, लीगल इक्वालिटी। फिर लास्ट आता है हमारा फॉर्मल इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, फॉर्मल इक्वालिटी जो है बहुत ही कम यूज्ड की जाती है, फिर भी हमें फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब पता होना चाहिए। फॉर्मल इक्वालिटी सिंपली लीगल इक्वालिटी से रिलेट करती है थोड़ी थोड़ी। ये जो भी हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत ही कम इसको डिफ़ाइन किया है, और पर जिसने किया है ये बोलते हैं कि इक्वालिटी का मतलब होता है क्वाइट फ्रेश इन देयर माइंड। बल्कि थोड़ा थोड़ा बताया इक्वालिटी के बारे में और बोला है कि लीगल इक्वालिटी से फॉर्मल इक्वालिटी थोड़ी सी रिलेट करती है। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब होता है इनर आइडिया इज़ दैट एवरी सिटीज़न इज़ लीगल मेंबर ऑफ द स्टेट इज़ विच इज़ लीगल एसोसिएशन। मतलब कि सभी सिटीज़न का जो इनर आइडिया है लीगल मेंबर्स को लेके कि वो स्टेट हैं एक पर्सन के, उसी का मतलब होता है फॉर्मल इक्वालिटी। तो यहाँ पे हमारी टाइप्स ऑफ इक्वालिटी ख़त्म होता है और अब हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में ये बोला गया है कि किसी भी इंडिविजुअल को उनके बैकग्राउंड के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, फेयरनेस ऑफ आउटकम्स की, मतलब कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर हम आउटकम्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वो फेयर तरीके से हो, या जैसे कि क्लास को लेके, कास्ट को लेके या विमेन को लेके, सेक्स को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो।
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्लास ऑन देयर किस पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, एक फेयरनेस ऑफ आउटकम है। मतलब कि जो मैंने अभी बताया कि अगर हम आउटकम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में तो फेयरनेस तरीके से होना चाहिए। द नोशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉलो द आइडिया ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी। और जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो फॉलो करती है कौन सी आइडिया को, फॉर्मल इक्वालिटी के आइडिया को। फिर बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये एक पर्पस है किसका, एजुकेशन सिस्टम का, कि सभी चिल्ड्रंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल चांस मिलना चाहिए अपने टैलेंट को शो करने का बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। क्या है, मतलब कि विमेन मैन कोई छोटी कास्ट का हो बड़ी कास्ट का हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। ये क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब आगे देखते हैं, इसी में फिर जैसे प्लेटो ने बोला वैसे ही रॉल्स आए और उन्होंने बोला कि फॉर्मल इक्वालिटी इनफ नहीं है हमारी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए। ये बोलते हैं कि ये फॉर्मल इक्वालिटी के साथ साथ जो भी इंटेलिजेंस है हमारे एक इंडिविजुअल में, जो सोशल पोजीशन है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव क्राइटेरिया है, ये भी क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का। वो बोलते हैं कि द नोशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी डज नॉट कंपनसेट इनइक्वालिटी। मतलब कि वो बोलते हैं कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो पूरी इनइक्वालिटी पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए। कुछ आर्बिट्री फॉर्म बताते हैं, मोरल पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं जो होना चाहिए। तो फिर आगे क्या बोलते हैं, जोन्स रोल बोलते हैं कि जो सेकंड प्रिंसिपल है कि सभी को सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो मिलती है हमारे देश में वो ना हुई, सभी को बेनिफिट्स मिले, एडवांटेजेस मिले सोसाइटी और उनके सोसाइटी में, उनके ऑफिसेज में, तभी क्या है एक देश में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। अगर सिंपल वे में कहें तो रॉल्स बोलते हैं कि जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी नहीं है, वो लोगों की इंटेलिजेंस पे, सोशल पोजीशन पे भी बेस्ड करती है, उनकी डिस्ट्रीब्यूटिव क्राइटेरिया पे भी बेस्ड करती है। वो बोलते हैं कि जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है एक देश में वो भी नहीं होनी चाहिए। सभी को सोशली और इकोनॉमिक इक्वालिटी दें, हमारे देश के सब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, तभी एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे देश में सक्सेसफुल हो पाएगी। फिर आते हैं इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। एक तरफ हमने देखा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। फिर आता है इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जो भी हमारे देश में रिसोर्सेज है वो हमारे देश के जनता में इक्वली क्या हो, प्रोवाइड किया जाए, उसी को कहते हैं इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो देखते हैं लक, इसमें एक पॉइंट बताया है लक के बारे में कि जैसे नेचुरल इनइक्वालिटी में था ना कि हम एक पर्सन क्या है, बोर्न होता है नेचुरली, उनकी जो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ है उस पर किसी भी पर्सन का हक नहीं होता। सो वही बोल रहे हैं कि एक लक होता है कि हम कौन से कहाँ पर हमने जन्म लिया, क्या जन्म लिया, हमारी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हमारा जेंडर क्या है, हमारे टैलेंट क्या है या हमारी डिसेबिलिटी क्या है, ये हमारे ऊपर नहीं है। ये हमारा क्या है, एक लक है कि हम किस फैमिली में, किस जेंडर में, किस टैलेंट में हमने जन्म लिया। अगर हम शॉर्ट में देखें तो इक्वालिटी का मतलब क्या है, एक जो भी पर्सनल की डिसेबिलिटी है वो एक हमारा लक है, उस पर किसी भी पर्सन का जोर नहीं है। इसीलिए बोला गया कि अब भाई किसी भी पर्सन का जोर नहीं है, वो किस भी जेंडर फैमिली में बेस्ड हो रहा है, तो इसीलिए क्या किया जाए, सोशल स्पेशल प्रिविलेजेस हमारे देश में दें। ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर जो रोनाल्ड हैं वो बोलते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। ये बोलते हैं जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज का अपनी बुक में बताते हैं और बोलते हैं दो टाइप से जो है ये इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज को बताते हैं अपनी बुक में। पहला बोलते हैं एवरी लाइफ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, मतलब कि सभी को अपनी लाइफ इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब कि एक पर्सन को जितनी अपनी लाइफ इम्पॉर्टेंट है, दूसरे पर्सन्स को भी वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना हो। पहला प्रिंसिपल अपनी बुक में रोनाल्ड जो थे वो बताते हैं। फिर सेकंड बोलते हैं
A person must take full responsibility for outcomes that result from their choice। ये बोलते हैं कि जो पर्सन है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी चॉइस के, जो भी अब उन्होंने चूज़ किया और जो भी उसका रिज़ल्ट आया वो उसका खुद क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये सेकंड प्रिंसिपल ये बताते हैं। फिर आगे क्या होता है, इन दो जो हमने व्यूज़ पढ़े, इन्हीं व्यूज़ से हमें ये पता चलता है कि इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज में इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज में रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी एक देश में क्या है, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, एग्जिस्ट करेंगी। सो अब आगे चलते हैं। अब आता है इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर। इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर क्या कहता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि कोई भी एक जो पर्सन है वो अपनी रिज़ल्ट का, जो भी उसने चूज़ किया और जो भी उसका रिज़ल्ट आया वो खुद इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। और फिर एक आया कि लक, जो हमने पढ़ा कि अगर हम किसी भी बर्थ में, किसी भी फैमिली बैकग्राउंड में पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, तो वो क्या एक हमारा लक है। उसी को लेके इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर के उसी से रिलेट करके हम इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे। Equalities of welfare require that those whose welfare is restricted may receive equal resources. Amount of welfare can be equalized by fail to accommodate principle of special responsibility to awards oneself। ये बोलते हैं कि चलो हमने ये देखा कि एक पर्सन नेचुरली क्या है, बोर्न हो रहा है, सो उसके लिए, उसकी वेलफेयर के लिए हमें उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देने चाहिए, जिसकी वजह से वो भी जो बाकी के हमारे देश के लोग हैं उनकी तरह इक्वली क्या हो, अपने आप को फील कर सके। जैसे कि अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मानिए कि एक पर्सन है वो हैंडीकैप है, तो उसको कुछ ऐसे रिसोर्सेज दें जिसकी वजह से वो ऐसा फील ना करे कि वो एक हैंडीकैप है, और जो इक्वल जो बाकी के लोग हैं उनकी तरह ही क्या करे, फील करे इक्वालिटी को। तो ये हमने देखा कि इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर, कि अगर कोई पर्सन फिज़िकली डिसेबल्ड है तो उनको कुछ स्पेशल रिसोर्सेज दे दे जिससे उनकी वेलफेयर के लिए ईजी हो सके उनकी लाइफ को जीना और वो इक्वालिटी को फील कर पाएँ। फिर आता है व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, मतलब कि इसमें हम पढ़ेंगे इक्वालिटीज़ कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसमें बोला है, जो माइकल वॉल्जर्स थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि सोसाइटी जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट सोसाइटी है और उनके डिफरेंट क्या है, स्पेयर्स हैं, जैसे कि मनी को लेके, वेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके और पॉलिटिक्स को लेके। मतलब कि ईच स्पेयर के इक्वल रूल, अलग रूल होते हैं और अलग ही उनके फेयरनेस को दर्शाया जाता है। इन्होंने बोला कि सोसाइटी में डिफरेंट स्पेयर होते हैं और उन डिफरेंट स्पेयर के अपने अलग रूल्स होते हैं एक फेयरनेस को लेके। देखते हैं आगे उन्होंने इस पे क्या फोकस किया कि अगर इक्वालिटी कॉम्प्लेक्स है तो उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अगर एक देश में इक्वालिटी को हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक माने तो उसको अचीव करने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, इसमें हमने ये देखेंगे। इसमें हम देखेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारी इक्वालिटी को लाने में लगेंगी। जैसे कि हमें जो हमारे देश में नेचुरल एंड सोशल डिसएडवांटेजेस हैं उनको हटाना पड़ेगा तो इक्वालिटी आ पाएगी। सभी को फ्रीडम देनी होगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और एक लिबरल व्यू रखना पड़ेगा, मतलब कि लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों को साथ में हमारे देश में लाना पड़ेगा, जिससे ही क्या है, हम एक जो फोकस है इक्वालिटी का, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का, उसको फॉलो कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल बताया है यहाँ पर कि अगर कोई एक वर्कर है और वो जितने घंटे काम करता है उसको उतने ही घंटे के हिसाब से उनकी इनकम दें। अगर वो ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा इनकम दें। ये क्या है, इक्वालिटी है। फिर हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक है मार्क्स, जो हैं उन्होंने अपनी इक्वालिटी के एक टॉपिक के में क्या बताया। थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो पहले भी दिया था, मैं इसमें आपको एकदम अच्छे से बताऊँगी। मार्क्स कहते हैं कि इक्वालिटी जो है वो क्रिटिसिज्म है किसका, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी क्या बोलती है कि एक प्रॉफिट मोटिव रखती है, ये वेलफेयर के बारे में
नहीं सोचती है, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचती है। जिस वजह से जो मार्क्स है वो क्या क्रिटिक मानते हैं कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को इक्वालिटी का। क्यों? क्योंकि ये इनइक्वालिटी क्रिएट करती है सोशली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली। क्या है? इनइक्वालिटी एक देश में क्या करती है? क्रिएट करती है। कैसे इनइक्वालिटी? जो भी रूलिंग क्लास होती है वो वर्किंग क्लास के ऊपर वर्किंग क्लास को सप्रेस कर देती है, जिस वजह से हमारे देश में इक्वालिटी नहीं आ पाती है। सो इक्वालिटी को अचीव कैसे किया जाए? मार्क्स क्या बोलते हैं? मार्क्स बोलते हैं कि जो भी आइडियोलॉजी है ये कैपिटलिस्ट सिस्टम की, इसको हटा दो और हमारे देश में सिविल राइट्स इक्वालिटी, मतलब कि जो भी सिविल राइट्स हैं उनको लाओ, जिससे हमारे देश में क्या होगी? इक्वालिटी आएगी। ट्रू इक्वालिटी की ज़रूरत है हमारे देश में, जैसे कि अबॉलिशन करो, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हटाओ, मतलब कि जो भी प्राइवेट ओनरशिप है उनको हटा दो, जिससे क्या है? हमारे देश में इक्वालिटी आएगी। फिर बोलते हैं कि हमारे देश में इक्वालिटी लाने के लिए जो भी पीपल सप्रेस्ड फील करते हैं उनको आगे बढ़ाओ, जिससे क्या होगा? वो बढ़ेंगे और हमारे देश में इक्वालिटी आएगी। फिर जो है 2 प्रिंसिपल में इक्वालिटी के बारे में बताते हैं। फर्स्ट बोलते हैं कि ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, मतलब कि सभी को उनके काम के हिसाब से इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, जिससे ये जो आइडियोलॉजी थी या जो ये प्रिंसिपल था, ये अर्ली स्टेज थी किसकी? सोशलिज्म की। सोशलिज्म आइडियोलॉजी के आपके बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो भी है मेरी, आप देख सकते हैं। सोशलिज्म आइडियोलॉजी क्या बोलती है कि जो भी वेलफेयर सिस्टम लाना चाहिए हमारे देश में, पुअर जो लोग हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। ये क्या है? सोशलिज्म आइडियोलॉजी बोलती है। और मार्क्स जो थे सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, इसीलिए फर्स्ट प्रिंसिपल ने उन्होंने बोला कि हमारे देश में सोशलिज्म आइडियोलॉजी को लेकर आओ। फिर सेकंड बोला कि सभी को उनकी एबिलिटी के हिसाब से क्या है? उनकी नीड्स को पूरा करो। इससे क्या होगा? हम कम्युनिज्म जो है उसको अचीव कर पाएंगे। सो ये 2 प्रिंसिपल थे जो मार्क्स ने बोले। अब कुछ अफर्मेटिव एक्शंस देखेंगे कि हमारे देश में क्या क्या अफर्मेटिव एक्शंस हुए इक्वालिटी को लेके। जैसे कि जो अफर्मेटिव एक्शंस थे ये इंट्रोड्यूस हुए थे यूएसए में 1961 में, और ये बोलते थे कि सभी को इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए, मतलब कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जॉब्स में, एजुकेशन में, और भी अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं उनमें। ये बोलते हैं जो पास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है हमारे देश में उसको हटाओ। अफर्मेटिव एक्शंस क्या बोलता है कि जो भी पास्ट एक्शंस हुए हैं उनको हटाओ और प्रमोट करो इक्वल अपॉर्चुनिटी को एक इंस्टीट्यूशन में। तो ये था अफर्मेटिव एक्शंस जो इंट्रोड्यूस्ड हुए थे 1961 में। क्या बोलते थे कि जॉब, एजुकेशन, किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्या है, पीपल्स को इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और जो भी हमारे देश में पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं वो उनको हटाओ। तो इसी अफर्मेटिव एक्शंस को लेके इंडिया ने क्या क्या एक्शंस किए इक्वालिटी को हटाने के लिए, वो देखते हैं। सबसे पहले इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम आया था जो कास्ट के ऊपर था। एससीज, एसटीज़ और ओबीसीज़ को क्या दी थी? रिजर्वेशंस दी थी, जिससे इक्वालिटी हम प्रमोट कर पाएँ। फिर सेकंड क्या किया था इन्होंने? जो भी मेरिट बेस्ड कैंडिडेट थे, मेरिट बेस्ड फेसिस ब्लैक्स लाए थे, मतलब कि मेरिट बेस्ड कैंडिडेट को चूज़ करते थे। ये अब भी है कि मेरिट बेस्ड हम क्या है चूज़ करते हैं अपने देश में। फिर क्या किया था? लीड ऑफ ब्रेन डेज। इसमें हमें बहुत से डिसएडवांटेजेस भी हुए थे, जैसे कि ब्रेन डेज हुआ था, मतलब कि जो भी हमारे देश में अच्छे अपॉर्चुनिटी टैलेंटेड पीपल थे वो बाहर देश में माइग्रेट हो गए थे। किसकी वजह से? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से। उसको ये एक हमारे देश के लिए डिसएडवांटेज था, बट अफर्मेटिव एक्शंस में हमने इनके लिए भी बहुत सोचा था और जो ब्रेन डेज था उनको कम करा था। फिर कंक्लूजन क्या हुआ हमारे देश में जब हम ये एक्शंस लाए? तो
क्या क्या हुआ हमारे देश में, इनइक्वालिटी कम हुई, जो सोशल जस्टिस था हमने उसको प्रमोट किया, और जो अंडर प्रिविलेजेस कम्युनिटी थी हमने उनको क्या किया, मेन स्ट्रीम सोसाइटी उनको हेल्प मिली इस चीज़ से। तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंडस्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।